टुडे वो टॉपिक इज़ अबाउट आरसी सर्किट। अभी तक चैप्टर नंबर 16 में आपने देखा है कि जब अल्टरनेटिंग करंट पास करती है रजिस्टर में से, कैपेसिटर में से और इंडक्टर में से इंडिविजुअली, तो उसका क्या बिहेवियर होता है, किस तरह उसकी फेज़ जो है वो थ्रू आउट द प्रोसेस बिहेव करती है वोल्टेज की और करंट की। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट जो है हमने सप्लाई की हो कंबाइंडली रजिस्टर और कैपेसिटर को, तो वो किस तरह से बिहेव करेगी। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक आरसी सर्किट है, जैसे कि हमने इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है टू अ रजिस्टर एंड अ कैपेसिटर, जो कि दोनों सीरीज में अटैच हैं विद द सेम सोर्स. So let we have a circuit consists of a resistor and a capacitor attached in series, to which we have supplied an alternating voltage source. तो जो मेन चीज़ है वो ये है कि अब हमारे पास इसकी जो फेज़र डायग्राम है वो किस तरह की आएगी, क्योंकि जब हमने इनको इंडिविजुअली देखा था तो हमने ये देखा था कि रजिस्टर में वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज़ था, लेकिन कैपेसिटर में हमारे पास जो वोल्टेज होते हैं वो लैग कर रहा होता है, जबकि करंट लीड कर रही होती है। तो अब रजिस्टर और कैपेसिटर क्योंकि इकट्ठा लगा हुआ है, तो अब वोल्टेज किस तरह बिहेव करेगा, क्या वो ज़ीरो पे रहेगा, क्या वो क्योंकि लैग कर रहा है तो 270 या जिसे -90 कहेंगे वहाँ पे जाएगा, किस तरह बिहेव करेगा, ये हमें पता चलेगा इसकी फेज़र डायग्राम में, जिसमें बेसिकली इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का दूसरा जो नाम है उसको हम फेज़र डायग्राम भी बोलते हैं। फेज़ के वर्ड से PHAS लिया हुआ है और वेक्टर के वर्ड से OR लिया हुआ है। तो कोलेक्टिवली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेज़ को आप फेज़र डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। सो आरसी सर्किट के केस में हमारे पास फेज़र डायग्राम में जो आउटपुट आएगी हमारे पास कुछ इस तरह की होगी कि हमारे पास रजिस्टर के केस में जिस तरह जो रजिस्टर में वोल्टेज हमारा 0 पे होता है, जबकि कैपेसिटर में 90 पे होता है, लैग कर रहा होता है 90 पे, इसलिए डाउनवर्ड इसे शो किया है। तो इस केस में हमें जो आउटपुट मिलेगी वो इन दोनों के इन बिटवीन मिलेगी, ना ही वो 0 पे होगी ना ही वो 90 पे होगी, बल्कि इन दोनों के किसी मिड पॉइंट पे होगी। और उस वोल्टेज की वैल्यू को हम VRMS बोलेंगे, मतलब जो दोनों का नेट रिज़ल्ट होगा उससे हमें ये मिलेगा। तो हम बाय यूजिंग वेक्टर का कंसेप्ट, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में सेकंड चैप्टर वेक्टर में पढ़ा था, उसके थ्रू ये जो हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं फेज़ की, तो उसको उन्हीं कंसेप्ट से हम जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हमने देखना हो कि ये जो हमारे पास नेट रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा, जिसको आप VRMS मतलब दोनों का कंबाइंड आप कह सकते हैं इफेक्ट, वो क्या मिलेगा, तो उसको हम वेक्टर एनालिसिस से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इस डायग्राम में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इसके इक्वल, जो कि पैरेलल साइड को शो कर रहा है, अगर ये हमारे पास कैपेसिटर के वोल्टेज को शो कर रहा है, तो जब इसके पैरेलल साइड में ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये भी हमें वही वोल्टेज शो करेगा जो कि कैपेसिटर को मिल रहा है। तो ये बनाने का मकसद ये है ताकि ये एक हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है, जिसका ये पिंक कलर का मैंने ये हाइपोटेन्यूज बनाया है, ये परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है। बेस में आप देख सकते हैं हमारे पास रजिस्टर वाला वोल्टेज है, परपेंडिकुलर में कैपेसिटर वाला वोल्टेज है, और हाइपोटेन्यूज में वो वोल्टेज है VRMS, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। ट्रायंगल के लिए हमें पता है हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, जो कि इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस केस में हमारे पास, जैसे कि मैंने मेंशन किया, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है VRMS, और हमारे पास जो है वो हमारे पास ये बेस है, जो बेस शो कर रही है रजिस्टर वाला वोल्टेज। रजिस्टर वाला वोल्टेज VR है, जो किसके इक्वल होगा IR के, और यहाँ पे I के साथ RMS वैल्यू ये शो कर रही है कि हमारी जो करंट है उसने रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों को मिलना है, तो हमने इसको RMS वैल्यूज़ की यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो कैपेसिटर वाला वोल्टेज होगा, और उसको आप शो करेंगे अगेन V इज इक्वल टू IR। बट कैपेसिटर के केस में जो रेजिस्टेंस होती है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है, तो आप उसके लिए XC सिंबल यूज़ करेंगे,
और अगेन करंट के लिए IRMS यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है जो हमने फाइंड करना है, दैट इज़ VRMS जो कि IRMS Z के इक्वल होगा। Z मीन इम्पिडेंस, क्योंकि इस केस में हमारे पास रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों की वजह से अपोजिशन होगी, तो उनका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा उसको फिर हम इम्पिडेंस का नाम देंगे। तो कंबाइंड इफेक्ट में ये वैल्यू आएगी जो हमने फाइंड आउट करनी है। सो अब अगर हम ये सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करें तो हमारा फार्मूला ये बन जाएगा, इक्वेशन ये बन जाएगी। इसमें IRMS आप देख सकते हैं दोनों से कॉमन आ जाएगा और इस साइड से कैंसिल हो जाएगा। IRMS, ये दोनों के दोनों IRMS यहाँ पे कॉमन आ गए और इस IRMS से कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से Z स्केयर विल बी इक्वल टू XC स्केयर प्लस R स्केयर। तो अब अगर आप दोनों साइड पे स्केयर रूट लें तो आपके पास इम्पिडेंस की वैल्यू आ जाएगी फॉर RC सर्किट, और ये इम्पिडेंस की वैल्यू जो है वो ये होगी फॉर RC सर्किट के लिए। ये चीज़ आपको MCQ में डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है कि हमारे पास जो RC सर्किट है उसकी इम्पिडेंस की वैल्यू क्या होती है। सो दिस इज़ द फार्मूला। इसके बाद जो चीज़ रह गई वो ये है कि हमारे पास VRMS वैल्यू तो आ गई, फेज़र डायग्राम भी आ गई। अब हमारे पास ये जो फाई है, जो एंगल नेट एंगल बनेगा इन दोनों के दरमियान, वो क्या होगा, वो अगेन हम वेक्टर एनालिसिस से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस केस में हमारा जो फेज़ एंगल बन रहा है वो अगेन दो वेक्टर्स के दरमियान बन रहा है। तो हम अगेन वेक्टर एनालिसिस के कंसेप्ट को यूज़ करके, जो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 वेक्टर में सीखा, सेम उसी तरह वेक्टर्स के की तरह इनको डील करके वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने वहाँ पे फाई एंगल का जो फार्मूला पढ़ा था, दैट वाज tan इनवर्स RY ओवर RX, वो कंपोनेंट जो y के लॉन्ग है डिवाइडेड बाय वो कंपोनेंट जो x के लॉन्ग है। इधर आपने ट्राइंगल में देखा है कि हमारे पास ये जो एक ट्राइंगल बन रही है, इसमें y कंपोनेंट के अलॉन्ग कैपेसिटर था, जिसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो XC होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और वो 1 ओवर ओमेगा C के इक्वल है। और x के अलॉन्ग हमारा रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस आ रही है। तो अगर इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास ये फेज़ एंगल आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू दिस वन। और लास्ट पे हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा पावर डेसिपेशन इन RC सर्किट के, जब हम RC सर्किट को डील कर रहे होते हैं। सो हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द पावर डेसिपेशन? सो एज वी नो पावर डेसिपेशन P इज इक्वल टू VI cos फाई। एक्सप्रेशन वही है, बस फ़र्क ये होगा कि इस केस में आप फाई की जगह ये वैल्यू यूज़ करेंगे RC सर्किट के लिए। सो दिस इज़ अबाउट RC सर्किट, जिसमें आपने देखा कि जब रजिस्टर और कैपेसिटर को कंबाइनली हम जॉइन करते हैं और एट द सेम टाइम दोनों को अल्टरनेटिंग करंट सोर्स सप्लाई करते हैं, तो उनकी वेक्टर फेज़ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किस तरह की होती है, उनका फेज़ एंगल क्या होता है, और उसमें पावर डेसिपेशन कैसे होती है, ये आपने सारे के सारे पॉइंट्स इस लेक्चर में कवर किए।